Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. Welcome to the lecture number 3 of reactive intermediate chapter. हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर के अंदर कार्बोकेटाइन और कार्बो एनायन को डिस्कस करा था. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बीन्स को. कार्बिन दिखती किस तरीके से है. कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जिसमें से 2 वैलेंसी ऑक्यूपाइड होती है किसी भी एटम मोलिक्यूल आयन से और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं. तो इस पूरी स्ट्रक्चर को, इस पूरी स्पीशीज़ को हम बोलेंगे कार्बिन. इस कार्बिन का जनरेशन किस तरीके से होता है, स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है और कहाँ पे हम उसकी रिएक्शन देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम कार्बिन का जो जनरेशन है वो अल्काइल हैलाइड में से देखेंगे. अल्काइल हैलाइड के तौर पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने लिया क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है HCCl3. ठीक है, यानी कि CHCl3 के तौर पे हम इसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं. तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा और 3 क्लोरीन होंगे जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे. क्लोरोफॉर्म की हम अल्कली यानी कि बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तब जो हाइड्रोजन है क्लोरोफॉर्म के अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा. ठीक है, चलिए अभी स्लो स्टेप के अंदर कार्बेनाइन के पास जो 3 क्लोरीन एटम है उसमें से एक क्लोरीन एटम लीव कर जाएगा और 2 क्लोरीन एटम रह जाएंगे. और कार्बन के ऊपर क्योंकि क्लोरीन जो है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो कार्बन के पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच जाएंगे. तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जिसमें से 2 वैलेंसी एक एक क्लोरीन के साथ ऑक्यूपाइड है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, फ्री होंगे. तो इस पूरी स्पीशीज़ को हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन. तो इस तरीके से फर्स्ट वे हम अल्काइल हैलाइड में से डाइक्लोरोकार्बिन यानी कि कार्बिन का फॉर्मेशन हमने देखा. नेक्स्ट हम देखेंगे कीटीन में से हम किस तरीके से कार्बिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. कीटीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. बेसिकली कार्बन की दोनों तरफ वैलेंसी अगर डबल बॉन्ड से ऑक्यूपाइड है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ऑक्यूपाइड है, तो उसे हम बोलेंगे कीटीन. अभी कीटीन की अगर हम फोटोसिंथेसिस करवाएं यानी कि फोटोलिसिस अगर हम करवाएं तो ये वाला जो CH2 ग्रुप है वो क्या करेगा, कार्बन और CH2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके लोन पेयर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए गैस इवॉल्व हो जाएगा और CH2 आपको यहाँ पे सिंगलेट कार्बिन यहाँ पे देखने को मिलेगा. कार्बिन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट. किस तरीके से होगी वो हम स्टेबिलिटी में डिस्कस कर रहे होंगे. तो दूसरा वे था कार्बिन को फॉर्म करने का बाय द फोटोलिसिस ऑफ कीटीन. थर्ड वे हम देखेंगे डाइजो कंपाउंड में से. जब भी आप डाइजो कंपाउंड लोगे, डाइजो इट मीन्स डाईएजो यानी कि N2. ठीक है, 2 नाइट्रोजन के एटम होंगे जिसे हम बोलेंगे डाईएजो. तो डाईएजो कंपाउंड में लास्ट में N2 गैस का इवॉल्व होगा. N2 गैस का क्या होगा, इवॉल्व होगा. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. देखिए डाई अल्काइल डाइजोमीथेन हमने यहाँ पे लिया है. ये डाई अल्काइल क्योंकि एक कार्बन है तो उसे हम मीथेन प्रोनाउंस करेंगे और क्योंकि N2 है तो उसे हम डाईएसो बोलेंगे. तो डाई अल्काइल डाइजोमीथेन जो है उसको हम इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव है, दूसरे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है. कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो है 2 बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. ऊपर के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा और N2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा. ठीक है, नीचे का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. कार्बन के पास ऑलरेडी 2 वैलेंसी है तो कार्बन अपनी 2 वैलेंसी और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा सिंगलेट कार्बिन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप ना होते हुए 2 हाइड्रोजन एटम है तो कौन सी कार्बिन बनेगी, CH2 कार्बिन बनेगी. ठीक है, और यहाँ से N2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा. किस तरीके से एरो आपको दिखाना है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके दिखाया. और नेक्स्ट अगर हम देखें एसाइल डाइजोमीथेन की बात अगर हम करें, एसाइल यानी कि RCO ग्रुप, मीथेन यानी कि ये CH कंपाउंड और डाईएजो यानी कि ये वाला कंपाउंड. ठीक है, सिमिलर चीज़ें हैं. यहाँ पे N2 गैस इवॉल्व हो जाएगा और ये जो पूरी आपकी स्पीशीज़ बचेगी
वो एज ए कार्बीन मिलेगी। ये पूरी स्पीशीज़ जो बचेगी वो आपको कार्बीन के तौर पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो CH अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिलेंगे। डाईएजो एसिटिक एस्टर की अगर हम बात करें, C2H5COO CHN2, ठीक है, तो यहाँ से N2 जो है वो इवॉल्व हो जाएगा और CH के पास यहाँ पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, बाय द फोटोलिसिस ऑफ फिनाइल साइक्लोप्रोपेन, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको C6H5 यानी कि फिनाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, ये जो CH2 ग्रुप है एज ए कार्बीन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और C6H5 के साथ कार्बन और हाइड्रोजन है और दूसरा ये CH2 है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके के। ठीक है, तो C6H5 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH2 यानी कि स्टाइरीन। तो फोटोलिसिस ऑफ फिनाइल साइक्लोप्रोपेन की अगर हम बात करें तो हम सिंगलेट कार्बीन को इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इपोक्साइड की बात करें तो कहाँ से कार्बीन हमें मिलेगी, तो सबसे पहले तो R कार्बन, उसके साथ ही ऑक्सीजन, तो इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होगा और आपको कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा। बाकी बचा ये वाला पोर्शन R और उसके साथ कार्बन लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड अगर टूट जाए और ये बॉन्ड अगर टूट जाए तो कार्बन के पास दोनों बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यानी कि 2 फ्री रेडिकल बचेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो हमें कार्बीन का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रॉम डाइजीरिडीन यानी कि नाइट्रोजन जो है वो 2 होंगे और 3 मेंबर्ड रिंग होगी, तो उसे हम डाइएजिरिडीन पूरा कंपाउंड को हम नाम देंगे। तो डाइएजिरिडीन के अंदर क्या होगा, CH2 हमें कार्बीन के तौर पे मिलेगा और ये जो पूरी स्पीशीज़ है N डबल बॉन्ड N, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हुए नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो एजिरिडीन से इस तरीके से फॉर्मेशन होगा डाइएजिरिडीन से। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एक तो एडिशन रिएक्शन होगी, दूसरी होगी इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो हम देख लेते हैं। सिंगलेट यानी कि इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी, तो इसे हम बोलेंगे सिंगलेट। अगर किसी भी कार्बीन के 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होगी तो उसे हम सिंगलेट बोलेंगे। ट्रिपलेट हम किस तरीके से बोलेंगे, एक ऊपर की तरफ है, दूसरी भी ऊपर की तरफ है, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट। ठीक है, चलिए एडिशन रिएक्शन ऑफ सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बीन का एडिशन किस तरीके से होगा, तो सिंगलेट कार्बीन गिव स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड, यानी कि अगर सिस हम ट्रांस गिव ट्रांस एंड सिस गिव सिस। ठीक है, तो अगर आपका ट्रांस प्रोडक्ट कंपाउंड हुआ, रिएक्टेंट हुआ, तो वो जो प्रोडक्ट देगा वो भी ट्रांस ही देगा। अगर सिस रिएक्टेंट हुआ तो वो सिस ही प्रोडक्ट देगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों बल्की ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप ऊपर की तरफ है, तो प्रोडक्ट में भी आपको सिस ही देखने को मिलेगा। एडिशन यानी कि यहाँ पे आपको CH2 कार्बन देखने को मिलेगा, इस कार्बन का एडिशन इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में हो जाएगा, यानी आपको ये 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे से जो डबल बॉन्ड था वो अब मिट चुका है और CH2 इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 यानी कि ट्रांस में है, तो ट्रांस जो आल्कीन होगी वो आपको ट्रांस प्रोडक्ट ही देगी। CH2 का इंसर्शन होगा, CH3 ट्रांस में लगे हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सिंगलेट कार्बीन का जिक्र किया है, जहाँ पे सिंगलेट की स्पिन आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पास डाई रेडिकल है, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे CH2 ग्रुप है, तो अगर यहाँ पे ये जो बॉन्ड था वो क्लीव अगर हो जाए, देखिए ऊपर हमने कहाँ पे बॉन्ड बनाया, यहाँ पे बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड क्लीव हो जाए, ठीक है, तो कार्बन के पास यानी कि CH2 के पास एक रेडिकल आएगा और कार्बन के पास एक रेडिकल आएगा। स्पिन का अगर हम इन्वर्जन करवा दें, इस स्पिन का इन्वर्जन करवा दें तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा,
तो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पे CH3 ऊपर की तरफ ही है, तो सिस में से आपको सिस प्रोडक्ट मिला विच इज़ माइनर प्रोडक्ट। लेकिन अगर इस डाई रेडिकल बनने के बाद हम बॉन्ड का रोटेशन करवा दें तो ये जो ऊपर वाला CH3 है वो अब नीचे आ जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि CH3 ऊपर की साइड था तो अब वो यहाँ पे नीचे की साइड आ गया है, ठीक है। अभी अगर हम कोलिजन करवा के इन दोनों कार्बन और CH2 के बीच में बॉन्ड यहाँ पे बना दे तो ट्रांस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 है और ऊपर की साइड CH3 है, दोनों CH3 ट्रांस पोजीशन में है, ठीक है। तो जो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। सिंथेसिस ऑफ एल्कीन के एलीन के अंदर किस तरीके से हम जो दो फ्री रेडिकल के तौर पे हमारे पास कार्बीन बनी है उसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहला तो एलीन यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। कार्बन की दोनों साइड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइड है और दोनों साइड जो डबल बॉन्डेड ऑक्यूपेंसी है वो कार्बन से ही सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। अगर कोई और एटम होता, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या यहाँ पे मान लीजिए कि ऑक्सीजन होता, यहाँ पे मान लीजिए कि नाइट्रोजन होता, तो हम उसे कीटीन बोलते हैं। लेकिन कार्बन की दोनों साइड डबल बॉन्डेड जो ऑक्यूपेंसी है वो दोनों ऑक्यूपेंसी कार्बन से ही अगर ऑक्यूपाइड हो रही है तो उसे हम बोलेंगे एलीन। तो अगर हमें एलीन बनाना है तो सबसे पहले हम ओलिफिन लेंगे जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डाइक्लोरोकार्बीन को हम लेंगे और इस डाइक्लोरोकार्बीन का हम यहाँ पे इंसर्शन करवाएंगे डबल बॉन्ड के बीच में। तो आपको यहाँ पे CCl2 यहाँ पे इंसर्ट होता हुआ दिखेगा। अगर हम सोडियम और Hg यानी कि मर्क्यूरी इन ईथर यूज़ करें तो ये दोनों जो Cl है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कार्बीन अगेन फॉर्म होता हुआ दिखेगा। कार्बन के नीचे यहाँ पे दो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अभी क्या होगा, बॉन्ड एक्सचेंज होगा, यानी कि ये जो कार्बन है उसके पास से ये बॉन्ड यहाँ पे टूट के यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला जो बॉन्ड था वो आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो ये टूटने पर हमें इस तरीके का एलीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे से दिख रही होगी। मैं कोई अलग कलर से आपको इस चीज़ को हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस था। ये कार्बन जिसके पास दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये कार्बन जिसके पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि यहाँ से टूटा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एक और कार्बन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये ऑलरेडी टूट चुका है तो किस तरीके का फॉर्मेशन होगा, ये जो कार्बन है उसके पास था, अब उस कार्बन और ये कार्बन जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बीन के तौर पे उसके बीच में बॉन्ड बन गया। अभी ये वाला जो कार्बन है उसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है जो मैंने यहाँ पे राउंड करा, तो वो और यहाँ पे से क्योंकि बॉन्ड टूटा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। किस कार्बन के साथ, जिसके पास दो वैलेंसी थी, ठीक है। तो पहले एक नंबर के और ये दो नंबर जो मैंने दिया उन दोनों के बीच में बॉन्ड था, अब वो टूट चुका है और इस तरीके का कंपाउंड बना है जिसे हम बोलेंगे एलीन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सिंथेसिस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड किस तरीके से देखेंगे। स्पाइरो कंपाउंड यानी कि दो रिंग कंपाउंड जो होते हैं वो दोनों रिंग कंपाउंड एक सिंगल कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए होंगे। मान लीजिए कि साइक्लोहेक्सीन है, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डाइक्लोरोकार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन दिखेगा। ये कार्बन एटम जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे और उन दोनों के पास ये दो क्लोरीन है। अगेन हम Na और Hg की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करवाएं तो ये दोनों क्लोरीन जो है वो हट जाएंगे और इस कार्बन के ऊपर अगेन एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे एक रेडिकल यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगेन दूसरी जो रिंग है साइक्लोहेक्सीन उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और इस तरीके का स्पाइरो कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। तो आपको स्पाइरो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो भी आप कर सकते हो कार्बीन के थ्रू। चलिए अभी हम स्टेबिलिटी की अगर बात करें
आई एम सॉरी, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो अगेन अगर रेजोनेंस के साथ कार्बिन के दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे. कार्बिन इन विच कार्बन इज अटैच टू टू एटम्स ईच बेयरिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. यानी कि कार्बिन यानी कि जो कार्बन जिसके पास दो फ्री रेडिकल हैं वो ऐसे दो एटम के साथ जुड़े हुए हो जिसके साथ ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अभी ये जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये एक और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है. ठीक है, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है एक पहले स्टेप के अंदर. दूसरे स्टेप के अंदर ये कार्बन यानी कि ऊपर बॉन्ड बना था, अभी दूसरे स्टेप के अंदर ये कार्बन और नीचे वाले नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है. तो यहाँ पे आपको दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला. तो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबिलिटी जो है कार्बन की वो इंक्रीज हो जाती है. यहाँ पे ट्रिपलेट और सिंगलेट की जो मैंने बात करी वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है. देखिए, द ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल, तो वो आपको याद रखना है. ट्रिपलेट स्टेट यानी कि इस तरीके का स्टेट जिसकी दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो ऊपर की साइड होगी. द ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट स्टेट, सो द ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन द अदर कार्बिन. ठीक है, दिस इज बिकॉज द ट्रिपलेट स्टेट हैज़ टू अनमैच्ड इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि ट्रिपलेट स्टेट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं. अगर इस तरीके से होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पिन क्या होगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, क्योंकि एक प्लस है तो एक नेगेटिव है. ठीक है, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो वो एक दूसरे से मैच कर जाएगी. अट्रैक्ट कहाँ पे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे होगा. लेकिन यहाँ पे तो अगर आप देखो तो दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि मैच नहीं करेगी यहाँ पे. सो दिस इज बिकॉज ट्रिपलेट स्टेट हैज़ टू अनमैच्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस तरीके के अनमैच्ड इलेक्ट्रॉन्स है दोनों ऊपर की साइड. While the singlet state only has one unpaired electron, the triplet state is also higher in energy than the singlet state. यानी कि ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी. रिएक्शन अगर हम देखें तो राइमर टाइमर रिएक्शन जो है वो क्या है, एक एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल का, यानी कि कार्बीन का एक एग्जाम्पल है. हमारे पास फिनॉल है, अगर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं CH Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जहाँ पे OH ग्रुप लगा है उसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर फॉर्माइल ग्रुप यानी कि HCHO ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा. तो इसे हम बोलेंगे राइमर टाइमर रिएक्शन. इसका जो आपका मैकेनिज्म है उसके अंदर आपको कार्बीन का जनरेशन होता हुआ दिखेगा. इसकी वजह से ही इस रिएक्शन को हमने कार्बीन की एग्जाम्पल रिएक्शन के तौर पे रखा हुआ है. सबसे पहले हमने लिया क्लोरोफॉर्म CH Cl3, इसकी हमने बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा. अगर 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकल जाएंगे तो एनायन में से हमें यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा. ठीक है, अभी क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप के अंदर हम लेंगे फिनॉल को. फिनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे KOH के साथ, बेस के साथ. तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और O- का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो O- है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होगा. तो ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे. ठीक है, तो ये कार्बन जिसके साथ 2 क्लोरीन था और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया इस कार्बन के साथ, यानी कि एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया. अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, निकल जाएगा और इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा. तो यहाँ पे आपको इस तरीके की स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो अगेन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. KOH का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो OH जो है वो कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो KCl के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे इस K और इस Cl के साथ बॉन्ड बना के KCl निकल जाएगा. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर OH अटैक कर जाएगा. तो आप यहाँ पे इस OH को यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, एक क्लोरीन, क्योंकि एक क्लोरीन निकल गया, ये हाइड्रोजन एज इट इज़ यहाँ पे.
और ये ऑक्सीजन माइनस एज इट इज़ यहाँ पे। अभी क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है OH का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम है वो नेक्स्ट अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि OH अगेन हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप था वो हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। यहाँ से क्लोरीन जो है वो लीव करेगा और ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि ये आपका फॉर्माइल ग्रुप जो है वो आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका जो है ऑर्थोफॉर्माइल फिनॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा बाय राइमर टाइमर रिएक्शन। तो आई होप आपको कार्बीन के बारे में इतनी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। आपके कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम एक और रिएक्टिव इंटरमीडिएट को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।